नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, हाल ही में उत्तराखंड में एक और भयानक त्रासदी हम सब लोगों ने देखी और बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स और बहुत से मीडिया जर्नल्स में ये बात कही गई कि ये जो त्रासदी है ये ग्लेशियर के टूटने की वजह से या हिमस्खलन की वजह से या भूस्खलन की वजह से हुई है। लेकिन कोई ठोस जो है रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई जो यह दावा कर सके कि ये मामला क्या था। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मामले की वजह से जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो लगातार इस मसलों पर काम कर रहे हैं, वो फिर से अपनी बात कहने के लिए आगे आ रहे हैं और बातें जो हैं आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या जो है नुकसान जो है अब प्रकृति का जो तरीका जो प्रकृति ने अपनाया है उसका अब होने जा रहा है, जिस वजह से अभी हाल ही में 200 लोग लापता हैं और बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ IIT रुड़की से प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ विजय हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ विजय के बारे में मैं आपको बताऊं कि हाल ही में अमेरिका से इंडिया लौटे हैं। इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो डेनमार्क और जर्मनी के अलावा US में कंप्लीट की है और 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स की स्टडी कर चुके हैं। रिमोट सेंसिंग में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विजय, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी जी। डॉक्टर विजय, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में जो त्रासदी हुई है वो भूस्खलन से हुई है, हिमस्खलन से हुई है या ग्लेशियर कोई टूटा है, ये बताइए। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए ना मैं आपको गूगल अर्थ इमेजेस की सहायता लेता हूं और आपको इस क्षेत्र के जी बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्षेत्र है क्या। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारी ऋषि गंगा वैली है और ये आप धौली गंगा वैली से जहाँ पे मर्ज होती है और आगे जाके अलकनंदा बनती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं जहाँ पे हमारा जी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कोलैप्स हुआ। तो ऋषि गंगा वैली के अंदर ये जो ग्लेशियर है बेसिकली, जहाँ पर ये एक तरह का हैंगिंग ग्लेशियर है। मतलब आमतौर पर हिमालयस में ग्लेशियर जो है उनका ढलान काफी समतल होता है, 15 डिग्रीज ओके के सर। आसपास होता है। लेकिन ये जी। वाला जो ग्लेशियर है इसका ढलान मतलब 40 डिग्री से भी ज्यादा है, इसलिए अंग्रेजी में इसको है ना हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं। और ओके सर। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज होती है आपके बेडरॉक पे होती है, हमारे घर, हमारे अस्पताल या हमारे फॉरेस्ट और ग्लेशियर आइस भी हमेशा आपके बेड पे ही होते हैं, मतलब है ना आपकी जो जमीन होती है उस पर। तो हुआ क्या बेसिकली, 7 फरवरी को सुबह 9:30 बजे के आसपास ये हिमस्खलन और भूस्खलन, जिसको हम आइस रॉक एवलांच कह सकते हैं, ये पूरा टूट के इस वैली में गिर गया। और ओके सर। हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पर ये पानी लगभग 11:30-12 बजे के आसपास पहुंचा होगा या उसके बाद में पहुंचा, तो ये बहुत ही कम अंतराल में इतना सारा पानी पहुंचा है। तो ऐसी ऐसा ये माना जा रहा है कि हमको ऐसा लगता है अभी, क्योंकि थ्योरीज है, क्योंकि हमारे पास कोई, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स नहीं है जो हमें दिखती हैं, तो ये ग्लेशियर ओके। लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं है जो कि हमने केदारनाथ वैली में देखा था। ठीक जी है। जी जी। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि इसने वैली के अंदर ये जो रॉक आइस एवलांच हुआ है, इसने उस पानी को जो कि ऑलरेडी हमेशा आता ही रहता है ग्लेशियर आइस मेल्ट से, उसको ब्लॉक कर दिया कुछ टाइम के लिए। और जब ये पानी ओके। बहुत सारा इकट्ठा हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो एक साथ पानी पूरा वैली के अंदर आया और उससे डिस्ट्रक्शन हुआ। देखिए, हम ये सारी जानकारी कैसे जुटाते हैं, या तो हम फील्ड में जाएंगे, ऐसे फील्ड में जाना जी। तो अभी बहुत ही मतलब बहुत ही नामुमकिन है। हाँ, एक या दो टीम वहां पे गई है और ये एविडेंस जुगाड़ रही है, लेकिन रिमोट सेंसिंग इमेजेस जितने दुनिया भर के जो 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 सैटेलाइट्स अभी स्पेस में हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे हमें पता चलता है कि मतलब ऐसा ये चीज हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि वो पानी वहां पे इकट्ठा हो गया था और वो एक साथ गया था, क्योंकि जी। वो तो सब 1-1.5 घंटे में हो गया और हर 1-1.5 घंटे में सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिलती, हमें हर दिन में मिलती है। तो हमारे पास 6 की इमेज है, 7 की है, 8 की और 9 की है, तो हमें उससे पता चलता है कि क्या हुआ था और कैसे डस्ट पूरा फॉर्म हुआ था और कितना गया था। लेकिन जो 1.5 घंटे के अंदर वो पानी इकट्ठा करके आगे जाना, तो इस तरीके से तो हम मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि भूस्खलन और हिमस्खलन के वैली में गिरने से ये सब शुरुआत हुई सब चीज जी की। या जी जी। प्रोफेसर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि झीलें बनती हैं, जिस तरह से केदारनाथ वैली में वो ट्रेजेडी हुई थी, क्या
क्या झीलें बन रही हैं ऊपर और वो एक एक टाइम आता है कि वो टूट जाती हैं, वो क्योंकि वो मैन मेड नहीं है, वो प्राकृतिक होती हैं और जब दबाव बनता है वो टूटती हैं? और क्या ग्लेशियर भी टूटते फूटते हैं? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, पूरे हिमालयस के अंदर है ना ग्लेशियर लेक्स बहुत सारी हैं। हम्म। सबसे पहले तो है ना, जो लेक बनती हैं वो ग्लेशियर सरफेस पे बनती हैं। फिर जी। वो धीरे 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 आइस मेल्ट होती जाएगी तो वो लेक्स का साइज बढ़ते रहता है, और वो हम्म। लेक हमेशा ग्लेशियर के पास में बनती हैं। फिर क्या जी। होता है, जैसे आप बोलते हैं ना ग्लेशियर फूटते टूटते रहते हैं, तो हम्म। चूंकि जब ग्लेशियर की आइस और हम्म। ग्लेशियर लेक अगर आसपास होंगे तो वो आइस भी टूट टूट के उसमें गिरती रहती है। इससे ओके। क्या है, धीरे धीरे उसका जो वॉल्यूम है वो हम्म। भी बढ़ता रहता है और उसका साइज भी हम्म। बढ़ता रहता है। तो आपके हम्म। सवाल का जवाब ये है कि ग्लेशियर लेक्स इंक्रीज भी हो रही है इन नंबर्स और इनका हम्म। साइज भी बढ़ रहा है। तो सर क्या ये बड़ा खतरा है और इससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि ये जो है केवल मात्र वहाँ के कुछ रहने वाले आसपास के लोगों के लिए खतरा नहीं, बल्कि बहुत सा सरकारी पैसा लगा होता है और बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ भी जो है ये ट्रेजेडी उनको भी कहीं ना कहीं डैमेज करती है, जान माल का नुकसान होता है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्या इनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जा सकता है कि इनको इनसे बचा जा सके, या इनको इनको किसी तरीके से यूज़ किया जा सके, इस पानी को यूज़ किया जा सके, सोर्स को यूज़ किया जा सके? नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन चूंकि क्योंकि इसमें ना बहुत ही इंक्लूसिव स्टडीज की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं ग्लेशियर को स्टडीज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हम्म। अगर ग्लेशियर बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं एज हम्म। कम्पेयर टू मतलब 50-60 ईयर्स अगो, है ना, अगर हम हम्म। ऐसे अगर बातें करें तो हम देख रहे हैं ग्लेशियर बहुत जल्दी इनकी रफ्तार जो है इनकी मेल्ट होने की वो बढ़ चुकी है। ग्लेशियर हम्म। लेक्स का जो साइज है अगर वो भी बढ़ रहा है, तो इस तरह की स्टडीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें हम्म। देखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी हम्म। मॉडलिंग करें हम कि ये पानी अगर ये लेक टूट जाए और ये पानी हम्म। पूरे वैली में होते हुए जाएगा तो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास हम्म। ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग की सहायता से हम इसको बेहतर समझ हम्म। सकते हैं और फिर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ग्लेशियर्स की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है? वैज्ञानिक दृष्टि से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आम तौर पर देखा जाए तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो है ना, उनकी उनकी हेल्थ खराब हो रही है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन हैं जो कि अभी एक स्टडी पिछले साल ही पब्लिश हुई थी, अमेरिकन साइंटिस्ट हम्म। उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने 1960 से लेके 2015 तक की पूरी स्टडी करी और उन्होंने हम्म। पाया कि लगभग 2000 के बाद जो हम्म। इसकी इसकी गति है मेल्ट होने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो जी। अगर 1960 से 1990 को कंपेयर किया और 1990 से 2015 को कंपेयर किया, तो ये पाया कि जो रेट ऑफ मेल्ट है या कह सकते हैं रेट ऑफ ग्लेशियर मास चेंज है वो इंक्रीज हुआ हम्म। है। तो ऐसा तो हम्म। है जी। और जी। थ्रू आउट जी। हिमालय ऐसा है। जी डॉक्टर साहब, अगर बेसिकली फोकस उत्तराखंड पे करें, तो उत्तराखंड पे ये त्रासदियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। उत्तराखंड ऐसी त्रासदियों से लगातार दो चार हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा देखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो उतना सही नहीं होगा कि जब हम हम्म। हिमालय की बात करते हैं तो आप फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए लाहौल स्पीति रीजन, उत्तराखंड, हम्म। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सबकी बात करते हैं। और नेपाल एक हम्म। दूसरा देश है, पर लेकिन हिमालय तो पूरा आपका नेपाल और आपका भूटान से भी होके गुजरता है। तो जी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिमालयन ग्लेशियर्स है ना, मास लूज कर रहे हैं। हाँ, हम्म। उत्तर देखो, हमको ये भी समझने की जरूरत है कि हिमालयस में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है ना। हमारे बहुत सारे लोग इस पे आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ना इस पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनते हैं। और जब ऐसी हाँ। जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो उस चीज़ के लिए फिर अगर ऐसी ऐसी आपदाएं होती हैं तो उनको उनको उसका फर्क तो पड़ता है, उस पर असर पड़ता है। जी, अभी अभी आपने एक पॉइंट बड़ा वाजिब पॉइंट बताया कि जिस तरीके से विकास के नाम पर जो है कंस्ट्रक्शन होता है, या मानव आबादी को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन होता है, तो दबाव बनता है। सर ये भी और बताइए कि क्या जो
हिमालय की रेंजेस है उनमें जो सड़कों का लगातार निर्माण हो रहा है, टनल्स का लगातार निर्माण हो रहा है, पहाड़ों पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उसका भी असर, वनों की कटाई की जा रही है लगातार, उसका भी असर क्या ये ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है? क्या उस वजह से ये त्रासदियां ज्यादा हो रही हैं? देखिए, ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन तो नहीं है कि ये सब जब विकास जो जो हिमालयस में हो रहे हैं इसका ग्लेशियर्स पे सीधा असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन तो नहीं है। लेकिन अगर हम अगर वैसे ही देखें कि जहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं तो एक तो ग्लोबल चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर रीजन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब कभी कभी लोकल चेंजेस होने के वजह से अगर आप वनों को काटते हैं, चीजें करते हैं, तो उसका लोकल असर तो पड़ता है। तो मेरे हिसाब जी। से इस तरह की स्टडीज अब होनी चाहिए जहाँ पे हम एक रिलेशनशिप बना सकें कि ये जो डेवलपमेंट है उसके वजह से जो लोकल आपका लोकल जो क्लाइमेट चेंज है या लोकल ग्लेशियर चेंज है वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी जी। सर आजकल एक बार फिर से हाल ही में जो त्रासदी उत्तराखंड में हुई उसके बाद से रन फॉर रिवर्स जो है, वो जो टेक्निक अपनाई गई है पहाड़ों के लिए और बिजली बनाने के लिए नदियों पर, उस टेक्निक पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो टेक्निक है इसने नदियों का रास्ता रोका है, जो एक प्राकृतिक रास्ता था उसको उसको जगह नहीं मिल रही नदी को, उस वजह से जो ये डिस्ट्रक्शंस हो रहा है वो ज़्यादा लेवल पर हो रहा है। क्या ये टेक्निक जो है, आपको लगता है कि इस टेक्निक पर दोबारा सोचना चाहिए या विकास के लिए ये टेक्निक ज़रूरी है? देखिए, मतलब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूंकि आपको अगर कोई हाइड्रोलॉजी में जिसकी समझ है उससे पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आमतौर पर अगर अपन वैसे ही सोच के देखें ये वाली चीज कि जब इतनी लार्ज पॉपुलेशन हिमालय में रह रही है, हमारे धार्मिक स्थल वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हमें आपको बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की व्यवस्था तो वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन हमें जी ये जी भी देखना पड़ेगा कि इस जो जो आपके डेवलपमेंट्स हैं उनके वजह से वहां पे जो नेचर में क्या बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन और होने चाहिए। और एक बैलेंस बनाना चाहिए हमें जहाँ पे मतलब ये देखा सके कि डेवलपमेंट भी हो सके और साथ ही साथ के अंदर वहाँ पे लोकल चेंजेस भी एकदम से ना आए। लेकिन चूंकि मैं जी इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ और चूंकि मुझे ऐसी कोई वैज्ञानिक अध्ययन मेरे सामने नहीं आता जो ये रिलेशनशिप बता पाए, तो इस बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। जी सर। सर मैं उस पे आता हूँ जिसमें आप विशेषज्ञ हैं ग्लेशियर्स की स्टडी में। सर जो मौजूदा हिमालयस की जो स्थिति है, जो ग्लेशियर्स की स्थिति है, चूँकि स्नोफॉल भी हो रहा है, हमने देखा है इन हाल ही के दिनों में स्नोफॉल्स हो रहा है, हर साल हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कुछ कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग का जो असर पड़ रहा है वो भी नज़र आता है। मौजूदा स्थिति क्या है सर ग्लेशियर्स की, हिमालय की, मोटा मोटी अगर इस चीज़ को समझा जाए सरल भाषा में, तो क्या ये जो मानवीय आबादी है उसके उसके लिए ठीक है, या अब बदलने का वक्त आ चुका है, वो पीक टाइम आ चुका है कि अब इंसान को अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा? देखिए, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्लेशियर्स है ना ये हमें विरासत में मिले हैं। इंडिया के अंदर इंडियन समर मॉनसून से ही आपको सारे पानी की सप्लाई होती है। हमारे पूरे देश में जो भी सभ्यताएं बनी हैं, जो भी इसलिए बन पाई हैं क्योंकि हमारे पास 2 से 3 महीने अच्छी जमकर बारिश होती है। उसके अलावा जब आपके गर्मी के महीने होते हैं वहाँ पे एडिशनल हिमालयस में है ना ये ग्लेशियर जो हजारों लाखों साल से वहाँ पे इकट्ठे होते चले गए हैं, वो भी बहना शुरू करते हैं, तो हमको एडिशनल वाटर मिलता है। तो एक तरीके से हमें एक अच्छी विरासत के तौर पे मिले हैं ये ग्लेशियर्स। और साल दर साल क्या होता है कि जो आपके विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो ये अपना मास गेन करते हैं। और जैसे एयर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे, जैसे आपकी जो जो आइस होती है, बर्फ आपके फ्रिज में भी जो होती है, अगर आप उसको बाहर निकाल देंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपका आपका फरवरी, मार्च या कुछ ऐसे महीने उस लोकेशन पे आते हैं, वो आपका मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा ऐसा चलता रहता है। लेकिन अगर तो उतना स्नोफॉल हो जितना कि उस साल मेल्ट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर की हेल्थ वैसी की वैसी ही है। इसको ओके। हम ग्लेशियर मास बैलेंस कहते हैं, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिमोट सेंसिंग से भी। लेकिन अब ऐसा मतलब ऐसा ऐसा हो नहीं रहा है। हमेशा ग्लेशियर जो है वो लूज कर रहे हैं मास। हाँ, मतलब बहुत समय से लूज कर रहे हैं, लेकिन अब हमने ये देखा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि पिछले 15-20 सालों के अंदर इसमें इसमें इसकी गति में रफ्तार आई है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है और जो वार्मिंग है, क्योंकि जब वार्मिंग होगी तो स्नोफॉल भी रेन के तरीके से होगी।
स्नोफॉल भी रेन होगी, और अगर किसी भी बर्फ पर आप वो डालें पानी तो वो और पिघलता है ना। जी तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो के अंदर स्नोफॉल भी नहीं गिरेगी, रेन होगी, और रेन जब अगर आइस पे गिरेगी तो ज्यादा मेल्टिंग होगी। जी जी प्रोफेसर साहब, ये जो उत्तराखंड की त्रासदी है या जो हिमालय एरियाज की त्रासदी इस तरीके से होती है, उसको क्या समझा जाए कि वो वहीं तक सीमित है, उसका जो दायरा है वो वहीं तक है, या ऐसी त्रासदी का असर जो है मैदानों में भी आएगा? नहीं, ये तो आप क्या? बहुत अच्छा जी नहीं, जी बहुत जी अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी की पूरी अर्थ ही एक सिस्टम है ना। हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर मतलब पहाड़ों के अंदर कुछ भी बदलाव हुए तो वो मैदानों में आएंगे ही आएंगे, और जो हम मैदानों में करते हैं वो वहां भी पहुंचता है। तो ये पूरा सिस्टम है जो ऐसे ऐसा होता है। क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो जैसे ये त्रासदी जो हुई है, इसकी शुरुआत 6,000 मीटर पे हुई थी। 6,000 मीटर मीन सी लेवल से, जो आपकी समुद्र तल से ऊंचाई है, वो 6,000 पे हुई है। आपका हाइड्रो पावर जो जो प्रोजेक्ट लगा है वो लगभग आपका 2,500 पे लगा हुआ है। 2,500 या 2,000 के आसपास लगा हुआ है। जी तो जी ये ऊंचाई है, तो इतनी दूर से मैदानों तक वो त्रासदी हम तक भी पहुंची है। वो इसी वजह से ही है कि ये एक रिलेशनशिप है, कि ये त्रासदी वहीं तक सीमित नहीं होती है, हमारे पास भी आती है। जी जी। तो सर, इसमें क्या जो मैदानों में रहने वाले लोग हैं खास तौर पर, वो क्या योगदान दे सकते हैं ऐसी त्रासदियों को कम करने में? क्योंकि प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, जो आप देंगे वो रिटर्न में डबल आपको रिटर्न में मिलेगा उसका। तो मैदान में जो रहने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है इसमें, ताकि ये त्रासदियां कम हों या ये ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मुझे मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी स्कूली शिक्षा के अंदर हमको हमारे हिमालयस के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, वनों के बारे में, इनके बारे में बताना चाहिए। ये रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए। ग्रीन हाउस इमिशंस जो हम कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा तो सोलर रेडिएशन भी ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके ग्लेशियर पिघलते हैं, वो ग्रीनलैंड में भी पिघलते हैं, वो अंटार्कटिका में भी पिघलते हैं। और जो जो समंदर, दुनिया भर के समंदर है, उनकी ऊंचाई भी बढ़ रही है, जिसको हम सी लेवल राइज की प्रॉब्लम कहते हैं। तो जी हमें ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और फिर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी आम तौर पे जो हमारी जिंदगी है उसमें बदलाव लाके कर सकते हैं। जी। सर, एक चीज़ और आपने बताई, जैसे आप ग्रीनलैंड और आपने अलास्का और इसके अलावा हिमालय के जो स्टडी की है ग्लेशियर्स की, तो आपको कोई फ़र्क लगा क्या? हिमालय जो है, क्योंकि हिमालय सबसे जो है नई रेंज है इनमें से, तो क्या ये यहाँ भी आपको लगा कि नई रेंज है लेकिन जो है वहाँ ज़्यादा सही है, बेहतर है, उन देशों ने इनको बचा रखा है और हिमालय में ज़्यादा ज़रूरत है? कुछ ऐसा कंपैरिजन, कोई स्टडी हुआ है कि जिसमें ये लगे कि हिमालयस को जो है ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मतलब स्टडीज तो बहुत हुई हैं, और लेकिन सीधे सीधे कंपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे अगर ग्रीनलैंड की बात करें और अलास्का भी बात करें, बहुत सारे ग्लेशियर है ना आपके, जो ओशियंस में मिलते हैं जाके। ओके ओके। पर यहाँ पे सारे के सारे आपके लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर हैं, मतलब आपके पहाड़ों में ही सीमित रहते हैं। जो पानी कहीं बहुत आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र से होते हुए समंदर में गिरता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो ओशियन से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है ना, क्योंकि वहां पे तो ओके। आइसबर्ग आपने देखा होगा कि इतने बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े सीधे उसमें गिरते रहते हैं, समंदर में गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। जी 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 तो जी ये जी। वजह है। तो ऐसे सीधे सीधे आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग तरह का नेचर होता है। ऑफ कोर्स आइस, लेकिन वहां पे मास बहुत ज्यादा है। मतलब आइस का जो कहते हैं ना कि जो जो वजन है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। बड़े। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे। जैसे ही ये त्रासदी हुई है, एक बार फिर से जो पेरिस जलवायु समझौता है उसकी चर्चा होने लग गई है। आपको लगता है कि उस समझौते के तहत अब देश को, लोगों को चलना शुरू कर देना चाहिए, और न केवल चलना शुरू कर देना चाहिए बल्कि अब अपना लेना चाहिए, उसे अपनी रूटीन की लाइफ में ले लेना चाहिए, ताकि हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे वन, हमारे मैदान जो हैं वो सुरक्षित रहें, और जो है यहाँ इस देश का जो मानवीय जीवन है वो, या कहें कि हर देश का जो मानवीय जीवन है वो शांति से, अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी या अपना जीवन यापन कर सके?
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें उसमें साफ साफ तौर पे कहा गया है कि हमें है ना पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ऊपर बढ़ने नहीं देना है, और आइडियल जी कंडीशन में आपका 1.5 डिग्री से क्या ऊपर नहीं बढ़ने देना है, जब इंडस्ट्रियल पीरियड शुरू हुआ था जो, है ना। जी। तो मतलब अगर मोटा मोटी समझा जाए कि हमें हमारा हमारा एयर टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री जो आपका मीन है उससे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जी उससे जी। बढ़ेगा तो फिर आपके जो ग्लेशियर्स हैं नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे वो पिघलेंगे, आपका सी हम्म लेवल राइज होगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा, और उसका कहीं ना कहीं हम्म असर आपका बारिश में और इन सब चीजों में होता है। तो सारे देशों को एकजुट होने की जरूरत है। अमेरिका हम्म अभी पेरिस एग्रीमेंट में नहीं था लेकिन एकदम से आ गया, तो अभी सारे देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन सारी जो 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 सरकारें हैं इनको अपना कमिटमेंट दिखाना है कि हम्म हम ये अपने टारगेट सबको मिले हैं, जो ये हम्म पेरिस एग्रीमेंट में हर देश को अपने एक टारगेट मिले, तो वो सरकारों को इम्प्लीमेंट करने हैं, लोगों को अवेयर करना है, साइंटिस्ट लोगों को आगे आना चाहिए, स्कूलों में सबको हम्म अवेयर करना चाहिए, और देखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम्म हर एक इंडिविजुअल कर सकता है। सरकारें तो करेंगी ही, उन्होंने हम्म अपना कमिटमेंट दिया है, तो जो क्लीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनको हमको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें सरकारें करेंगी, लेकिन हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम्म। इस तरह की गाइडलाइंस के बारे में हमें खुद पढ़ना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हमको लेके आनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर इसमें हम विजय। सब साथ में हैं, जी इसमें जी। हम सब साथ में हैं। इसमें कोई एक जना नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे या आपके आने वाले 100 सालों के अंदर हमारी पूरी हम्म नस्ल और ह्यूमन सिविलाइजेशन सब पे फर्क हम्म पड़ेगा। तो हम सारे देश सारे लोग इसमें हम साथ में हैं, जो हमें कोविड के अंदर भी देखने मिला है कि इसमें कोई जी जी एक जी। इंसान की बात नहीं है, हम सब साथ में, ये त्रासदी सब पर आई हुई है हम पर। तो इसके लिए हम्म। हमको सबको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे हम मास्क अ, पहनते हैं सभी। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और जोड़िए, दर्शकों को ये भी बता दीजिए क्या क्या कदम एक इंडिविजुअल उठा सकता है, जो मैदानों में रहने वाला है या पहाड़ों पे रहने वाला है, एक इंडिविजुअल कैसे योगदान कर सकता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने लेवल पे वो कर सकता है। देखिए, मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे सोलर एनर्जी को लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे विकल्प हैं जहाँ पे आप अपनी बिजली अपने घर पे खुद पैदा कर सकते हैं। हमारे जी मैं आईआईटी रुड़की में हूँ, यहाँ पे लगभग हर बिल्डिंग के रूफ पर हमारे सोलर सेल्स लगे हुए हैं। तो जी इससे जी जी। हम सारी बिजली हम अपनी खुद ही बनाते हैं। और हम्म अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, तो हम्म। लोग अपने लेवल पर भी ये काम कर सकते हैं। वाटर जी। हार्वेस्टिंग जैसी चीजें वो लोग कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पे ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो ट्रेन के हम्म अंदर सफर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हम कार्बन से रिलेटेड जो भी एमिशंस हम छोड़ते हैं, हमको एकदम पागल नहीं हो जाना है इन हम्म चीजों, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पागल हो जाना है उसके लिए। हमें ये भी हम्म देखना है, थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके चक्कर में आप बहुत, अगर कोई ट्रेन ही नहीं है तो आप वॉक करके जा रहे हैं, मैं ये ऐसा भी नहीं कह हम्म रहा हूँ। लेकिन कम से हम्म। कम आपको ये दिख रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अवेयरनेस से शुरुआत होगी, फिर आप अपने लेवल पे देखिए कि जिस शहर में, जिस गांव में, जिस जगह पर आप हैं, उसमें रहकर आप क्या अपने लिए कर सकते हैं, वो जरूरी है। जी, क्या पौधारोपण भी इसमें कोई योगदान दे सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी हमारे पेड़ हैं वो जितनी कार्बन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने हम्म ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ही कार्बन वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऑफ कोर्स हम्म हमें एक तो छोड़ना नहीं है एक्स्ट्रा, और हमें जो हम्म। उसमें है एनवायरनमेंट में जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, कि जी एडिशन जी नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती समय अपना हमें दिया, और मुझे लगता है कि दर्शकों को जो आपने बातें बताई हैं बहुत सहज और सरल तरीके से बताई हैं, और बहुत तरीके से उनको आपने डिफ़ाइन भी किया है हर चीज़ को, और दर्शकों को समझ में भी आएंगी, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो आपको देखेंगे वो फॉलो भी करेंगे। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी।